Hello friends, I am B Singh. You are watching Toppers Talk. यूपीएससी 2020 टॉपर्स टॉक में मेरे साथ हैं लक्ष्य कुमार चौधरी. लक्ष्य हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 32 एंड इट वाज हिज फोर्थ अटेम्प्ट. लक्ष्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. लक्ष्य ने एमकॉम किया है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, दिल्ली से, एंड ही इज बेस्ड एट दिल्ली. इनके फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं. लक्ष्य की मदर रिटायर्ड टीचर हैं. एंड लक्ष्य did it graduation, post graduation, and then he started preparing. In fourth attempt, the rank is 132. Before that, in 2018, he was allotted Indian Railway Account Services through Civil Services. Along with the job he has prepared. तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना आसान नहीं है. आज हम जानेंगे लक्ष्य से. तो लक्ष्य, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप अंडर ट्रेनिंग है, जॉब में है, तो जॉब के साथ आपको कितना समय पढ़ाई करने के लिए मिल जाता है और आप कैसे अपनी पढ़ाई को कर पाए? एक्चुअली सर, जब मैं 2016 अटेम्प्ट दिया था तो मैंने एक बार पूरा इंटरव्यू साइकिल कंप्लीट कर लिया था. ओके. तो मेरे मन से वो एग्जाम का डर खत्म हो गया था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. जब एक बार वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता चल जाता है जो आप चीजें कर रहे थे वो ठीक थी. तो अगली बार जब अब जॉब के साथ अटेम्प्ट कर रहा था मैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं कम टाइम भी दूंगा और बहुत फोकस्ड स्ट्रैटेजी रखूंगा तो वो हेल्प करेगा मुझे. ओके. तो लिमिटेड टाइम में भी जितना मेरे को ऑफिस के बाद 6:30-7 बजे के बाद फ्री होने के बाद टाइम मिलता था मैं कर लेता था. PFRDA में मैं जनरली 7:30 बजे तक घर पहुंचता था. उसके बाद 3-4 घंटे और सुबह उठ के जो टाइम मिलता था मैं प्रिपेयर कर लेता था. इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में मैंने 1 साल का UL लिया था और उसके बाद मैंने एग्जाम दोबारा रिटेम्प्ट किया. तो आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उस समय पूरा डेडिकेटेडली पढ़ाई की, जिस वजह से आपने एक साइकिल कंप्लीट की, एंड दैट इज हाउ यू कैरी ऑन, जो आपने जो उसको कैरी ऑन किया. हाँ सर, एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फाउंडेशन तो सेट थी. Right. और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के बाद आपके मन से वो सारे जो रूमर्स रहते हैं कि ये होता है, ये पूछते हैं, ये नहीं पूछते, क्या करते हैं, वो सब खत्म हो गया. सारे फियर निकल गए थे. मैंने इंटरव्यू फेस कर लिया था. मैंने बोर्ड को देख लिया था, पूरा एनवायरनमेंट मैंने एनालाइज कर लिया था. तो जब मैं 19 मार्क्स से शॉर्ट रहा था 2016 वाले अटेम्प्ट में, तो आई न्यू कि मैं बहुत क्लोज था. जस्ट अगर मेरे कुछ जगह मैंने एनालाइज किया कि मेरे एसए पेपर में कम मार्क्स थे और 1-2 जगह इंटरव्यू में मेरे कम स्कोर था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इन चीज़ों पे वर्क कर लूँगा तो मेरा अपने आप अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा. यूजुअली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, मतलब देयर आर रेयर हु आर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो क्या रीजन है कि यूपीएससी में 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं? ये है सारा स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं आप. जनरली लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे मेरे केस में हुआ कि ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आई रियलाइज्ड कि मैं ये प्रिपेयर कर सकता हूँ या मेरे को इस फील्ड के लिए जाना चाहिए. जो लोग 10th 12th से ये, या जो जिनका चाइल्डहुड ड्रीम है ये, वो पहले से तैयार रहते हैं. उनकी न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स और उनका जो स्टडी कर रहे हैं, जो फील्ड ऑप्ट कर रहे हैं, वो भी उस पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि हमें आगे जाके एग्जाम देना है. अच्छा. तो उनका जनरली आप देखेंगे जिनको राइट गाइडेंस मिली राइट टाइम पे, तो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर. स्टेप टुवर्ड द प्रिपरेशन टू बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल, तो जल्दी हो जाएगा. जल्दी होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम ही है. उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं. तो आपने अपनी जर्नी एमकॉम कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट की या फिर बीकॉम के बाद ही स्टार्ट कर? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया था 3rd ईयर में. ओके. और इसलिए मैंने 2014 में कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, तो 15 में मैंने अटेम्प्ट दिया था. ओके. तो वो नहीं क्लियर हुआ तो काफ़ी सेटबैक था. फिर मैं ये चाहता था कि मेरी एकेडमिक्स में कंटिन्यूटी रहे. ये ना हो कि मेरे से बाद में इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपने 2 साल बैठ के किया क्या खाली प्रिपेयर किया. तो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एमकॉम करो, क्योंकि जो हायर पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपको रेगुलरली नहीं जाना पड़ता कई बार, तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें. आप दोनों चीज़ें काम कर सकते हो अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो तो. बट क्या यूपीएससी इंटरव्यू में गैप मैटर करता है? सर, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे भी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं. बट जनरली जो वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक टच हायर, मतलब मेरे को लगता है प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि
बहुत मेच्योर अप्रोच रहती है इंटरव्यू में। जितना आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा ओवर द इयर्स तो आपके आंसर्स में वो दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि इमेच्योर से आंसर्स लग रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में वो ये नहीं जज कर रहे कि नॉलेज है या नहीं है, आपकी अप्रोच कैसी है, आपके आंसर्स कैसे हैं, आप क्या सोच रहे हो, और उसी हिसाब से इंटरव्यू अपने आप मोल्ड हो जाता है। राइट। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज a subject which is opted by less number of people. तो आपने इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, तो आपके स्टडी के सोर्सेज क्या थे? एक्चुअली पहले तो मैंने सबसे पहला काम किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सब्जेक्ट्स मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में कवर्ड हैं, तो मुझे कोचिंग की नीड नहीं लगेगी। अच्छा। और क्योंकि मैं वर्किंग था तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, Right. तो इवेंचुअली वो फोर्सफुली हो गया कि मुझे सेल्फ स्टडी करना था जितना भी टाइम अवेलेबल था। तो मैंने मार्केट में जो भी सोर्सेज अवेलेबल थे उनको लिया और खुद सेल्फ स्टडी करके मैंने अटेम्प्ट दिया। क्योंकि मैंने साइकिल कंप्लीट कर लिया था, मेरे पास जॉब थी, तो मैंने पहला 16 अटेम्प्ट हिस्ट्री ऑप्शनल से दिया था। ओके। तो जनरली लोग अपना ऑप्शनल चेंज करने में घबराते हैं, तो बट मेरे पास जॉब थी तो मैं फियरलेस हो गया था कि मेरे पास कुछ हारने के लिए है नहीं है। और मेरे को ये था कि एक अटेम्प्ट और ज़रूर देना है, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचे थे पिछली बार। तो कंटिन्यू करते करते कॉमर्स से दिया और उसमें 293 स्कोर आया था मेरा 2018 में, तो सिलेक्शन हो गया। और वो ही चेंज हुआ क्योंकि हिस्ट्री में मेरा 2016 में 270 मार्क्स था। तो 20 मार्क्स बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, आपको लिस्ट के अंदर और बाहर डिसाइड कर सकता है। तो यूजुअली आप जब से एक ऑप्शनल हो गया है, तो इन केस अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपने सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो सेम सब्जेक्ट को मेंटेन किया जा सकता है। हाँ, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि करते हैं ये लोग, क्योंकि आप 3 साल या 5 साल किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि आप यूपीएससी में भी वो ऑप्ट करें। और प्लस मैंने ये देखा, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल था वो मेरा नेचुरल चीज़ नहीं थी। 2 क्वेश्चंस ऐसे आए मेंस में जिनका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने पहले ही 20 नंबर का पेपर छोड़ दिया है, तो मैं पहले ही रेस में पीछे हो गया हूँ। बट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में ये था कि मेरे को कुछ तो आता होगा उसमें, ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगा। और सेम थिंग इंटरव्यू में भी, मतलब ज़्यादा कंट्रोलेबल हो जाता है अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से दे रहे हैं। मतलब बट उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। मैंने बहुत लोगों को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि वो बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू में जाके। तो वो आपका चॉइस है कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में, तभी उसी अकॉर्डिंगली ऑप्ट करें। आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने के लिए कोई बहुत अच्छी बैकग्राउंड होना जरूरी है, या एवरेज एंड दोज हु आर नॉर्मल और सीरियस स्टूडेंट्स दोनों कर सकते हैं? डेडिकेशन और हार्डवर्क तो चाहिए। मैं तो स्कूल में टॉप करते हुए आया था, तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा था, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में टॉप कर रहा था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सारे स्कूल टॉपर्स एक ही कॉलेज में मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि बहुत बड़ा लॉट है, आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो धीरे धीरे आपको अपना पोजीशन पता चलता है। हाँ, तो ये जब कॉलेज में आंखें खुलती हैं तब आइडिया लगता है कि आप तो कहीं भी नहीं थे। सही कह रहे। तो वो स्कूल टॉपर वो उस छोटी जगह के लिए ही ठीक है, बट ये नहीं कह सकते कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है या वीक है। आप जिस समय मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे वो चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। राइट। नाउअडेज प्रीलिम्स हैज बिकम वेरी डाइसी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाते। आपने लास्ट टाइम भी सिलेक्शन लिया, इस बार भी सिलेक्शन लिया। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? आप दिमाग ज़रूर खुले रखें। उस 2 घंटे में आपका दिमाग अगर इधर उधर भटक रहा है, आप क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, तो पक्का आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है जनरली आउट ऑफ 100 40 to 45 क्वेश्चंस का आइडिया होता है लोगों को, बट जो 10 से 12 क्वेश्चन आपको अक्रॉस द लाइन पहुंचाएंगे उनके आप गेस लेके ही, गेस वर्क पे ही करते हैं। और वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करेंगे तो वो फ्लो बनेगा, आपका जो फियर हटेगा कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आपको अपनी रेंज पता करनी चाहिए कि मैं 90 प्लस अटेम्प्ट करूँ या 75 प्लस अटेम्प्ट करूँ, मेरा एक्यूरेसी लेवल क्या है, कितने इनफ रहेगा। ये तो नहीं है कि मैं कम अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, पहले ही रेस से बाहर हो रहा हूँ।
तो आपको वो हर चीज एक सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी है, आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जितने आप सोर्सेस कम रखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप रिवीजन कर पाएंगे। जो आप पढ़ रहे हैं अगर उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। ट्रू। तो स्पेसिफिक सोर्सेस होना चाहिए और लिमिटेड सोर्सेस होना चाहिए। सोर्स ऑफ स्टडी में आप किन किन सोर्सेस को ज़्यादा महत्व देते हैं, आपको लगता है कि ये तो मस्ट है? आज के टाइम पे ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो जैसे बहुत सारे टॉपर्स ने, हर किसी ने आपको बुक लिस्ट तो बता रखी है, बट वो बुक लिस्ट कितनी डेप्थ में पढ़नी है वो कोई नहीं अभी तक बता रहे। जैसे आप देखेंगे पिछले 3 साल का 2018 ऑनवर्ड जो ट्रेंड है, वो पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत फिलोसफिकल आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आ रहे जो पहले आ रहे थे। तो आप लक्ष्मीकांत को ऊपर से भी एक बार रीड करके चले जाएंगे तो हेल्पफुल रहेगा। बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए अगर जैसे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो मोर देन इनफ है, उसको नहीं कोई और सोर्स ऑप्ट करने की। बट अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको अपना बेसिक डेवलप करने के लिए करना पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर की आपने बात की, तो कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा रिलेवेंट है? आप कौन सा पढ़ते थे? मैं हिंदू पढ़ता था। वैसे जनरली मेरे और दोस्त इंडियन एक्सप्रेस को भी प्रेफर करते थे। तो एक न्यूज़पेपर कोई भी, और ऐसा नहीं है कि आप 4th अटेम्प्ट तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पहले 1-1.5 साल आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो आप जो डेली करंट अफेयर्स है वो ऑनलाइन सोर्सेज से यूज़ कीजिए। न्यूज़पेपर को इतना टाइम मत दीजिए। और ये भी है कि एक पॉइंट के बाद न्यूज़पेपर की यूटिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के लिए लिखा गया है, वो यूपीएससी के लोगों के लिए नहीं लिखा गया। और बेसिकली न्यूज़पेपर से आप अगर अपना मटेरियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो ठीक है कि आप रेगुलरली उससे कंटेंट उठा रहे हैं, मेंस के लिए आप कुछ उसके लिए नोट मेकिंग कर रहे हैं। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। राइट। तो न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाते थे, कुछ नोट डाउन करते थे, और वेबसाइट्स या जो ऑनलाइन पोर्टल्स आपने बात की वहाँ से आप अपने नोट्स जनरेट करते थे? हाँ, मेरी ये आदत थी कि मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का मेरा एक अलग नोटबुक था, तो मैं वो मेंटेन करता था। उसमें आप जैसे अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं कि डिफेंस के सेक्शन है, इसरो के नाम से डीआरडीओ के लॉन्चेस के एक अलग सेक्शन बना सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का। मेरी आदत थी कि जो मेरे हाथ से लिखा हुआ है वो मेरे मेमोरी में ज़्यादा फिट इन होता है। कई लोगों को लैपटॉप यूज़ करने की है, तो जो भी सोर्स कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो जब मेंस के लिए जब जाते हैं तो दायरा बढ़ जाता है, ऑप्शनल, जीएस, एसे एंड लैंग्वेज सब कुछ करना है और बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो ऑप्शनल की प्रिपरेशन कब हो जानी चाहिए और व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ऑप्शनल? मेंस की पूरी प्रिपरेशन प्री से पहले हो जाती है। प्री के बाद मतलब पूरे एग्जाम के लिए आप पहले प्रिपेयर हो जाओ फिर प्रीलिम्स में जाओ। हाँ, क्योंकि आप अगर मेंस आपका मतलब स्ट्रांग नहीं है तो आप प्री कितनी बार भी निकाल लो, आप मेंस में अटक ही जाओगे। राइट। तो वो क्लियर नहीं होगा और बार बार आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते। तो पहले आप मेंस प्रिपेयर करो। ऑप्शनल के 1 या 2 रिवीजन आपके प्री से पहले ही हो जाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि राइटिंग आप प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। राइटिंग 1 या 2 क्वेश्चंस ऑन ए डेली बेसिस, एथिक्स, कोई भी आप किसी भी टॉपिक से उठाएं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी, जीएस 1 2 3 4 करके करें या एसे को फोकस करें, वीकली बाई वीकली आप लिखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्री के दे के आप सोचें कि मैं राइटिंग करूंगा और मैं एकदम मेंस क्लियर करूंगा। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं कि लिमिटेड टाइम में उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें पता होता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। नॉलेज सबके पास है, बट उस 250 वर्ड में या 150 वर्ड में क्या लिखना है ये ज्यादा रिलेवेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए या राइटिंग स्किल अच्छी करने के लिए क्या कोई सोर्सेस आपने फॉलो किए या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो गया? मतलब ये तो ओवर द टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सोर्स की वजह से हुआ है। मैंने बहुत सारे सोर्सेज फॉलो किए, बट एक अटेम्प्ट में एक सोर्स को फॉलो किया। और उसको कंसिस्टेंटली 2.5-3 महीने के लिए जरूर किया। प्री से पहले मैं और डिफरेंट सोर्सेज भी रेफर कर लेता था, बट प्री के बाद एक ही सोर्स को। तो मैंने उस सीरीज को पूरा एंड तक फॉलो किया जब तक मेंस आता था। तो टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस कितनी है मेंस के लिए? टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, बट बहुत लोग कोप अप नहीं कर पाते, वो रेगुलरली टेस्ट नहीं लिख पाते। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि टेस्ट
पाइल अप होते जाते हैं, उसका आप बाद में लेट सबमिट कर रहे हैं, आंसर चेकिंग अच्छे से नहीं हो रही है। अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज यूजफुल रहेगा, अदरवाइज वो तो वेस्टेज ऑफ मनी रह जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ट्रू। अब फाइनली जब इंटरव्यू फेस करने आप जाते हैं, उस समय एक ना थर्ड फेज में और एक एंजाइटी भी होती है कि अब लास्ट फेज है, परफॉर्म भी करना है, अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस, तो कैसे प्रिपेयर करें कि ताकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो? बेसिकली डैफ तो आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को आप अलग अलग कोचिंग्स को अपना डैफ भेजें, वो अलग आपको क्वेश्चंस मार्क बना करके के भेजते हैं, आप उन पे वर्क कीजिए, ठीक है, मॉक्स दीजिए, जितना आप मॉक्स देंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और बहुत बार होता है लोगों का एक मॉक खराब हो जाता है, वो अगला नेक्स्ट देने ही नहीं जाते हैं कि नहीं हमारा होगा नहीं, या उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं, वो आधा घंटा कभी भी अच्छा भी हो सकता है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है और बुरा भी हो सकता है। बट जिस दिन आप फियरलेस होके जाते हैं ना कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आप कहीं जॉब में है तो आप ये अप्रोच ले सकते हैं। राइट। मैं उन लोगों का समझ सकता हूँ जिनके पास जॉब नहीं है, तो वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो काफ़ी डरे होते हैं। तो आप अपने मन से डर निकालिए कि है एग्ज़ाम ही, और उस सोशल प्रेशर से बाहर निकलिए कि अगर नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग वो सोशल प्रेशर में दबे हुए हैं कि नहीं हो रहा है हमारा, सालों से घर वाले परेशान हैं, सोसाइटी में लोग बोल रहे हैं। बट उसको अगर छोड़ दिया तो इंटरव्यू अपने आप ही फिर सही राह पकड़ लेगा। कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस याद हैं आप जो शेयर कर सकते हो स्टूडेंट से? हाँ, मेरा जनरली कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बेस्ड रहा था। तो उन्होंने जैसे मेरे बोर्ड की स्टार्टिंग हुई थी, सत्यवती मैम ने, मेरा वर्किंग बैकग्राउंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें काफ़ी रीसेंट चेंजेस आए थे, तो उनके बारे में स्टार्ट किया था। फिर और मेंबर्स ने मेरे से ई कॉमर्स और फिजिकल कॉमर्स के बारे में डिफरेंसेस, और एक रिजर्वेशन पे क्वेश्चन था, एक सिचुएशन दी थी जो रिसेंटली न्यूज़ में थी एनआरआई कोटा से रिलेटेड, और उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि रेलवेज की सर्विसेज के मर्जन पे आपका क्या व्यू है, सारी अकाउंट सर्विसेज को मर्ज कर देना चाहिए क्या, ऐसे क्वेश्चंस थे कि स्पाइस जेट का रिवाइवल क्यों हुआ और जेट एयरवेज का क्यों, ऐसे क्वेश्चंस थे। और उसमें था, Was there any question related to the ongoing agitation of the farmers or something, current context, political issues? नहीं, जनरली अगर आप पॉलिटिकल साइड इंटरव्यू लेके नहीं जा रहे हैं तो वो अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोगों का उस साइड चला जाता है क्योंकि वो कुछ बोल देते हैं, देन उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो आप आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है। हाँ, बट इंटरव्यू में आपकी आइडियोलॉजी चेक नहीं हो रही है, आपका अप्रोच चेक हो रहा है कि कितना बैलेंस्ड व्यू है, आप दोनों साइड्स देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, या अगर आपका ओपिनियन भी है तो वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक के बेसिस पे है या नहीं है। तो मोस्टली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे या कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे इंटरव्यू में? 2-3 मेंबर्स ने फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, जैसे कुछ रिसेंटली एनसीआर में डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड हुए थे, तो उन्होंने पूछा था कि आपको उनका नाम पता है, जो मेरे को नहीं पता था, काफ़ी रिसेंट न्यूज़ में था। और ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि आप दिल्ली की ट्रैफिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आपने ये चीज़ें फेस की हैं तो आप कैसे करेंगे, और दिल्ली के एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चंस थे। मतलब जनरली मेंबर्स एक फील्ड पकड़ लेते हैं और उस पे क्वेश्चनिंग करते हैं, चलते जाते हैं। तो जैसे मेंबर स्पेसिफिक, एक मेंबर ने मेरे को कॉमर्स पे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, एक ने पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे थे, एक ने दिल्ली पे फोकस किया था, एक मैम ने मेरे वर्किंग बैकग्राउंड पे फोकस किया था। तो वो फील्ड ले लेते हैं, देन वो अपना, उनको पता होता है कि उन्हें क्या पूछना है। राइट, और उसी फील्ड में फिर वो आगे डिफरेंट एरियाज में हाँ, तो जैसे एक मेंबर ने बिल्कुल दिल्ली पे कंसंट्रेट किया था, और ये मेरे 2-3 इंटरव्यूज में ऐसा हुआ है। तो दिल्ली के बारे में क्या पूछा था उसमें से? दिल्ली का जनरली जो आप ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें। एक जैसे पहले इंटरव्यूज में वाटर शेयरिंग पे पूछा गया था। ओके। जैसे एयर पोल्यूशन, तो दिल्ली हरियाणा वाटर शेयरिंग, हाँ, वो था कि कहाँ से दिल्ली को पानी मिलता है, ऐसे क्वेश्चन था। और मेरे से एक ये बहुत 2016 में गलती हुई थी कि मैंने बोल दिया था कि राजस्थान से दिल्ली को पानी मिलता है। तो चेयरमैन ने इंटरवीन करके बोला था कि हाउ कैन यू से दैट, राजस्थान इज इटसेल्फ अ वाटर डेफिशिएंट स्टेट।
तो अब And मुझे geographically also राजस्थान is below Delhi. राइट, So slope wise and geographically तो वो हाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो देन आई रियलाइज्ड कि मेरा उस साल 165 स्कोर था। तो अगर मैं बाहर आया था तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इतनी बड़ी गलती है। बट आप देखें कि कोई दिल्ली में पला बड़ा है और उसे ये नहीं पता कि दिल्ली को पानी कहाँ से मिलता है, तो आपकी पर्सनालिटी वहीं जज हो गई है। तो और ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने, क्योंकि मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, मेरे पास बहुत सारा टाइम था इंट्रोस्पेक्शन का। तो ये चीजें आप बाद में रियलाइज कर देते हो। उस समय जब रिजल्ट जैसे अभी आया है, बहुत लोग डिजेक्टेड फील कर रहे होंगे, वो अपनी गलतियां नहीं रियलाइज कर पाते। अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते हैं इस साइकिल से, तो आपको टाइम मिलता है अपने आप को एनालाइज करने का, कहाँ गलती हुई, और कई बार ब्रेक आपके लिए सक्सेसफुल भी हो सकता है। आपने 2018 का क्लियर किया, फिर 2019 में ब्रेक ले लिया, हाँ, फिर 2020 का लिखा। क्योंकि मैं 2014-15 से प्रिपेयर कर रहा था और 2018 मतलब 19 में रिजल्ट आता है, तो 4 या 5 साल बाद मैं अपने सिलेक्शन को एंजॉय ना करूं, फिर एग्जाम साइकिल में लग जाऊं, तो मुझे तो सेंस नहीं लगा। तो मैं गया, मैंने फाउंडेशन कोर्स मसूरी में अटेंड किया, लोगों से जाके मिला। मेरे को ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ईयर 1 ने क्या किया, क्या अलग किया। बट उन्होंने भी बताया कि सेम वही टेस्ट सीरीज लिखते थे, उतने ही मार्क्स आते थे। बट उन्होंने कुछ स्मार्ट अप्रोच अपनाई थी, हम लोग हार्ड वर्क में लगे हुए थे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा, तब इतना रैंक का फर्क मिलता है। तो दोस्तों, ये है डिस्कशन लक्ष्य कुमार चौधरी से। इन्होंने तो अपनी जर्नी हासिल कर ली, अपना रिजल्ट आ गया इनका और इनकी जर्नी कंप्लीट हो गई। सो लक्ष्य, दिस इज योर फाइनल अटेम्प्ट और यू स्टिल हैव टू प्लान टू राइट दी अगेन वन मोर अटेम्प्ट एंड गेट द फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक लाइक दैट? नो सर, आई एम कंटेंट विद माय सर्विस। तो मैं अब यहाँ पे स्टॉप ले रहा हूँ। और व्हिच डिपार्टमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग? I am expecting Indian Audit and Account Service because I didn't feel IPS or IRS IT as my preference. Okay, आपने IRS IPS कुछ भरा ही नहीं? हाँ, मैंने आफ्टर IAS सीधे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ठीक है, आपकी फील्ड से है, आपका बैकग्राउंड है, आपका कॉमर्स। मुझे ये एक था कि कॉमर्स फील्ड से था, इसलिए मैंने को इस सर्विस को और ज़्यादा ऊपर प्रेफरेंस दी। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा कि आप जब इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं ना, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने माइंड में रख के चलिए। अगर आप वो नहीं रख रहे हैं ना, तो फिर आप 5-6 साल इस फील्ड को दे जाएंगे, और अगर एट द एंड आपका कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ना प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबल रह जाते हैं, ना गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। हाँ, बेसिकली एनर्जी लेवल ड्रेन हो जाता है, बहुत ड्रेन हो जाता है, क्योंकि ये प्राइम टाइम है। 25 मतलब 22 to 28 4-5 इयर्स ये एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, फिर तो मैं ये कहूँगा एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दें। अगर नहीं होता तो मूव ऑन कीजिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बस यही है। फिर सही कह रहे हैं आप, ड्रैग मत करिए, ड्रैग नहीं करिए इसे। मतलब अपना कंटेंट रहिए कि अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने हैं तभी हम वो होगा। करेक्टली सेड। सो लक्ष्य has shared his story. I hope इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की जो जर्नी होती है, किस समय क्या पढ़ना है, सोर्सेज क्या है, और आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में जो चेंजिंग सिनारियो है, इस समय क्या रिलेवेंट है, ये चीज़ें लक्ष्य ने बताई। इनकी खास बात यह है कि ये जॉब में है, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज में अभी हैं, जो कि सिविल सर्विसेज 2018 के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था। इन एडिशन टू दैट, इन्होंने शेयर किया कि इंटरव्यू में किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप आई होप कि दिस वीडियो यू विल फाइंड यूजफुल, और अगर आपके कोई सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी हमें बताइए। हम आगे आने वाले वीडियोज में आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उन डिस्कशंस में हम कुछ नए सवालों को लेकर के डिस्कस करेंगे नए टॉपर के साथ। आप अभी देख रहे थे UPSC 2020 टॉपर टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।